दोस्तों, इंडियन आर्मी में पंजाब का कंट्रीब्यूशन हमेशा से ही बहुमूल्य रहा है और आजाद भारत की कोई भी ऐसी जंग नहीं है जहां पंजाब के सोल्जर्स ने कोई कंट्रीब्यूशन न दी हो। लेकिन अब समीकरण बदलने लगे हैं। कई सारे डेटा पॉइंट्स हमें इंडिकेट करते हैं कि पंजाबियों का कंट्रीब्यूशन, फिर चाहे वो सिख हो या नॉन सिख, लगातार कम हो रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? क्या पंजाब के लोग अब आर्मी का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं या इसके पीछे की कहानी और ही कुछ है? क्या है पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। पंजाब का दखल इंडियन आर्मी में कितना था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 20% जवान पंजाब से ही थे और भारत की आजादी के बाद भी पंजाब का कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी में 42% का था और इंडियन आर्मी के 50% ऑफिसर्स भी पंजाब से ही आते थे। लेकिन आज 2023 में जहां हमें पाकिस्तान में तो अभी भी पंजाब का डोमिनेशन उनकी आर्मी में दिखता है, लेकिन भारत की तरफ ये नंबर काफी गिरा है और आज 7.7% पर आ गया है। इससे पहले कि हम ये समझे कि ये क्यों हुआ, पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि भारतीय सेना में पंजाब इतना डोमिनेटिंग कैसे हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ बनाने के बाद से ही सिख्स की मिलिटराइजेशन की एक लहर शुरू हो गई थी। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के समय में भी इन सोल्जर्स का काफी विकास हुआ और पंजाब बहुत अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता आया था। 1820 के वक्त जब दुनिया भर में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग आपस में जंग लड़ रहे थे, तब ये जंग भारत में भी कई तरह से लड़ी जा रही थी। साउथ में जहां टीपू सुल्तान ने कई सारे फ्रेंच फोर्सेस को अपने यहाँ रखा हुआ था, तो ऐसा ही नॉर्थ में भी था। 1820 के दौरान रंजीत सिंह ने फ्रेंच वॉरफेयर पैटर्न्स को सीखने के लिए कई सारे फ्रेंच ऑफिसर्स को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिया था। इसी नई ट्रेनिंग के बल पर रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा एक्सपेंड किया। 1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में गद्दी के लिए एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी यहाँ पर कब्जा कर लिया। वो सिख फोर्सेस की बहादुरी से काफी इंप्रेस थे, इसलिए उन्होंने अपनी बंगाल की सेना में भर्ती करने की बात की। लेकिन बंगाल के हिंदू और मुस्लिम सैनिक इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक अलग आर्मी यूनिट बनाई गई जिसे पंजाब इरेगुलर फोर्स कहा गया। इसके कुछ वक्त बाद 1857 में बंगाल के हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स ने एक विद्रोह छेड़ दिया और ये आग पूरे भारत में फैल गई। ये आजादी की पहली जंग थी, लेकिन इसमें पंजाब की फोर्सेस ने रिवॉल्ट नहीं किया, बल्कि इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए पंजाब केमी फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया। इसके पीछे दो बड़े कारण भी थे। पहला ये था कि इस रिवॉल्ट को बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन सिख्स तो हमेशा से मुगलों के खिलाफ ही लड़ते आए थे, वो कैसे एक मुगल की लीडरशिप में इस रिवॉल्ट में हिस्सा लेते? खुद अंग्रेजों ने भी पंजाब के अंदर सिख गुरुओं पर मुगलों द्वारा किए गए अत्याचार के पोस्टर्स को लगा दिया था। दूसरा कारण ये था कि इस रिवॉल्ट की शुरुआत हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स ने इसलिए की थी क्योंकि अंग्रेजों की कारतूसों में गाय और सुअर का मांस होने की खबर थी, जो उन्हें स्वीकार नहीं था। जहां एक तरफ अंग्रेज इन दोनों के धर्मों के लिए खतरा थे, वहीं पंजाब में सिखों को काफी इज्जत दी जाती थी। उन्हें पगड़ी पहनाने का अधिकार भी दिया गया और खालसा पंथ को मानने का भी। यही वजह थी कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने मार्शल रेस थ्योरी बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जिनके खून में ही बहादुरी है और ब्रिटिश आर्मी इसलिए अब उन्हीं को रिक्रूट करने पर ध्यान देगी। पर सच तो ये था कि अंग्रेजों को इस बात की चिढ़ थी कि बंगाल के सोल्जर्स ने उनके खिलाफ ये क्रांति क्यों की। खैर, इसके बाद सिखों का प्रभाव भारतीय सेना में बढ़ता रहा और आजादी के समय में ये 42% पर था। आजादी के बाद इस देश का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरह इस देश को एक रखा जाए। पार्टीशन के बाद तो ये और भी ज्यादा सीरियसली लिया जाने लगा था और सरकार ने ये फैसला किया था कि वो ऐसा माहौल देने की कोशिश करेंगे जहां किसी भी ग्रुप को भारत में अलग थलग महसूस ना हो। इसके लिए आर्मी के अंदर भी एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस भी कम्युनिटी को देश की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, वो खुद को शोषित ही पाता था। नेहरू सरकार ने इस बात का खासा ख्याल रखा कि इस मार्शल रेस थ्योरी को खत्म किया जाए और भारत के सभी इलाकों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन सेना में हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें इस बात में दिखता है कि जहां लगभग आधे ऑफिसर्स आर्मी में पंजाब से थे, फिर भी पहले 25 सालों तक किसी भी आर्मी चीफ को पंजाब से नहीं चुना गया था ताकि पावर बैलेंस बना रहे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो वहां 90% सोल्जर्स पंजाब से और 10% सोल्जर्स सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से थे, इसलिए वहां पर ये बैलेंस कभी नहीं बन पाया, जिसका नतीजा आज ये है।
कि किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान की सरकार को प्रधानमंत्री चलाता है या आर्मी चीफ। इसी इनबैलेंस ने बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से अलग कर दिया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान का आर्मी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इंडियन आर्मी ने कई और स्टेप्स भी लिए थे इस नई अप्रोच के लिए, जैसे कि जब 1954 में एक नई नेशनल डिफेंस एकेडमी को एस्टेब्लिश किया गया, तो उसे देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से बहुत दूर पुणे में बनाया गया। 1965 आते आते पंजाब का इंडियन आर्मी में शेयर 32% हो गया था, जो कि एक राज्य के लिए अभी भी काफी ज्यादा था। और 90 का दशक जब आया तो ये गिरकर 7.6% पर आ गया। इसके साथ साथ कई और मेथड्स भी यूज किए गए जिससे आर्मी में रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें 1984 की रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन पॉलिसी में मिलता है। इस साल आर्मी ने डिसाइड किया कि वो कैलकुलेट करेंगे कि किस स्टेट में कितने ऐसे यंग लोग हैं जो आर्मी के लिए फिट हैं, और फिर उसी हिसाब से वहां पर भर्ती रखी जाएंगी। यही वजह है कि आज यूपी का कंट्रीब्यूशन करीब 20% से ऊपर का है, क्योंकि वो एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। इसलिए नेचुरली वहां पर ज्यादा रिक्रूटेबल मेल्स हैं और इसलिए वहां ज्यादा भर्तियां आती हैं। इसलिए अगर इस स्कीम के तहत भी भर्तियां पूरी नहीं होती थी तो दूर पंजाब या हरियाणा से ही बाकी के सोल्जर्स हायर किए जाते थे। अब अग्निपथ स्कीम के बाद तो आर्मी की मिक्स्ड यूनिट्स की संख्या काफी हद तक बढ़ जाएगी। पंजाब का रिप्रेजेंटेशन कुछ और कारणों से भी आर्मी में कम हुआ है, जिसमें एक बड़ा फैक्टर ग्रीन रेवोल्यूशन था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद धान और गेहूं की प्रोडक्शन में भारत में कई प्रतिशत बढ़ गई, तो उसका परिणाम ये निकला कि किसानों की आमदनी 70% तक बढ़ गई। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा को ही मिला था। अचानक से जब आर्मी के अलावा उन लोगों को एक सेफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फार्मिंग में दिखाई दी, तो उससे भी कुछ हद तक फौज के नंबर्स में गिरावट देखी गई। लेकिन आज पंजाब की समस्या दूसरी है। हम ये माने या न माने, लेकिन पंजाब में ड्रग्स की समस्या कम होने की बजाय पिछले कुछ सालों में बढ़ी ही है। आज के समय में सिर्फ नशे ही नहीं, बल्कि दूसरी तरह की दवाइयों ने भी पंजाब की जमीन को बंजर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ ही साल पहले फौज की एक रिक्रूटमेंट ड्राइव में अमृतसर, पटियाला और जालंधर की भर्तियों में बच्चों को परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। इसके साथ साथ अथॉरिटीज को रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर कई सारी खाली सिरिंजेस भी मिली, जो दर्शाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। पंजाब की जो आखिरी प्रॉब्लम जो उन्हें पीछे खींच रही है वो है एजुकेशन। आज पंजाब में शायद ऑफिसर लेवल पर होने वाली भर्तियों में आप गिरावट देखेंगे, लेकिन जो नौजवान लोग सिपाही की तरह भर्ती होना चाहते हैं उसके लिए अभी भी एक लंबी लाइन लगी हुई है। इसका कारण सिर्फ देश प्रेम नहीं है, बल्कि बेरोजगारी भी है। लेकिन समस्या ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें यूं बेरोजगार छोड़ दिया, वो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा था कि लोग फिजिकल टेस्ट को पास कर ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न टेस्ट में बहुत से कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज का फायदा उठाकर बहुत सारे करप्शन के मौके भी खुल गए। और आपने भी अपने आसपास ऐसी बातें सुनी ही होंगी कि किस तरह लोगों से पैसा लेकर भर्ती के एग्जाम्स में पास करवाया जाता है। एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट वो दो प्रॉब्लम्स हैं जिसे सॉल्व करने से आपको बेहतर क्वालिटी के रिक्रूट्स भी मिलेंगे, क्योंकि फिर सिर्फ वही लोग आर्मी का हिस्सा बनना चाहेंगे जो सचमुच उसमें इंटरेस्टेड हैं, और इस तरह से वो ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। पर खैर, यही कुछ रीजंस थे जिस वजह से इंडियन आर्मी में पंजाब के लोगों का रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। इसमें से कुछ रीजंस बहुत नेचुरल हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इंप्रूवमेंट की उम्मीद सरकार से की जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आर्मी का अब पुराने रेजिमेंट सिस्टम को रोककर इस नए मिक्स्ड रेजिमेंट सिस्टम को लगाना क्या आर्मी के लिए भाईचारे को बढ़ाएगा, या इसके कुछ नुकसान भी हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।